नमस्ते साथियों, ऐसा ही पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं बीके ठाकुर। आप सोच रहे होंगे कि बहुत समय के बाद अभी हम एक एपिसोड लेकर के आए हैं। उसके पीछे कारण थे। कारण ये थे जिसके बारे में पूरा हिमाचल प्रदेश जानता है और बल्कि पूरा इंडिया जानता है। कारण ये रहा कि 30 जून की रात को हिमाचल प्रदेश के मंडी विधानसभा के सराज क्षेत्र में क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसमें बहुत सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, सड़कें बाधित हो गई, इसके अलावा पानी, बिजली सब कुछ बंद हो गया। उसके बाद जब शुरू करने की कोशिश करी तो हम उसको दोबारा से शुरू नहीं कर पाए। और आज हम इसी विषय को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि 24 जून को जो है उत्तराखंड में एक तबाही आई, जिसमें लगभग 5,000 लोगों की मौत होगी। उसका कारण भी वही था, क्लाउड बर्स्ट। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो है अब तक जो है 45 घटनाएं हो चुकी है बादल फटने की, और 300 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है। 40 लोग अभी भी लापता हैं। इसके अलावा जो है 27,000 मवेशी जो है वो इसमें अपनी जान खो चुकी है। ये मैं कथित तौर पर आंकड़ा आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जो है 1300 सड़कें बाधित हुई है, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आपने देखा होगा कि बादल फटा, वहां पर भी 46 लोगों की मौत हो गई। और पंजाब में भी जो है बाढ़ जो आपने देखा होगा, पंजाब पूरा डूब चुका है, वो वहां पर भी लगभग 48 लोगों की मौत हो गई। तो आज इस विषय पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं या बादल फटने की घटनाएं, अतिवृष्टि या फिर मानसून या फिर पश्चिमी विक्षोभ, ये सब क्या चीज़ है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में आज है एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ जियोग्राफी, जिन्होंने 25 सालों तक स्कूल में कॉलेज में जो है बच्चों को ये इस विषय के ऊपर पढ़ाया है, क्योंकि ये भूगोल के ज्ञाता हैं, भूगोल को अच्छी तरह समझते हैं। क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं किस तरह से होती है वो चीज़ आपको बताएंगे। तो आज हमारे बीच में है डॉक्टर गोविंद सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। आपसे सर यही जानना चाहेंगे हम कि ये जो क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं, जो बादल फटता कैसे है और किसे कहते हैं ये बादल फटना? जी जी जी। तो ये जो इशू है, ये जो जिसे बादल फटना बोल रहे हैं, जी। क्लाउड बर्स्ट जो बोल रहे हैं, इसके ऊपर चर्चाएं जो है आजकल बहुत चली हुई हैं। चाहे वो सराज क्षेत्र की बात हो, चाहे दूसरे जो रिसेंटली जो बाढ़ें आई, चाहे कश्मीर की रही और पंजाब में जो फ्लड्स रहे, मतलब इन सभी चीज़ों को जो है क्लाउड बर्स्ट से रिलेट कर रहे हैं। जी। और वास्तव में बादल फटना क्या चीज़ है, इसको मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले जो है हम जो बात करना चाहेंगे, जिसमें अपने आप ऑटोमेटिकली जो है बादल फटना या क्लाउड बर्स्ट भी उसमें आता है। मेन चीज़ है, ये जो क्लाउड बर्स्ट जो है, ये इस सीज़न में स्पेशली जो है मानसून सीज़न में होता है। जी। और मानसून सीज़न में क्यों होता है? क्योंकि मेन जो कारण है इसका ये है नमी, जिसको हम जो है भारी बारिश के साथ जो नमी जो नीचे उतरती है, जी। धरती पर आती है। तो ये नमी आती कहाँ से? धरती से आती है, समुद्र से आती है, नदियों से आती है, या वेटलैंड से आती है। कहाँ से आती है? तो मेन चीज ये नमी है। सबसे नमी को समझने के लिए हमें जो है वास्तविक तौर पर जो है जो मानसून जो है इसको समझना पड़ेगा। तो ये मानसून सीजन जो है, ये हमारा जो इसका जो ऑनसेट पीरियड जो खास करके हमारे भारत या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो रहता है, जी जी, और यहाँ हिमाचल में इसका जो ऑनसेट जो रहता है वो 15 जून ऑनसेट इसका जो टाइम पीरियड रहता है। अर्थात 3 महीने के लिए इसका जो टाइम पीरियड रहता है 15 जून से शुरू होकर के। हाँ, ऑनसेट पीरियड 15 जून, और जो इसका रिवर्सल जो टाइम पीरियड है वो 15 सितंबर है। 15 सितंबर के बाद चला जाएगा मानसून। 15 सितंबर के बाद नहीं, पूरे जो इंडिया है वहां से नहीं जाएगा। ये खास करके हमारे हिमाचल से जो रिवर्सल ऑफ मानसून जो है वो 15 जून के आसपास जो है, इस बार आईएमडी ने 17 जून की डेट दी है। सितंबर की 17 की डेट दी है। लेकिन जो एक जनरल सा पैटर्न जो बना हो इसका, वो 15 जून जो है वो है 15 सितंबर। उसके बाद जो है मानसून अपने आप में कमजोर पड़ जाता है। वो क्यों पड़ता है कमजोर? क्योंकि जो है मैक्सिमम जो मॉइस्चर जो है वो इसके साथ जो है ये क्लाउड बर्स्ट के रूप में या जो जनरल जो बारिश है इसके साथ आ जाता है, लेकिन इसमें एंटर हो जाती है हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो इसलिए ये जो है यहाँ से जो है वापस जाना शुरू हो जाता है। हम बात कर रहे थे मानसून। तो मानसून का जो सीजन जो है
ये एक प्रकार का रिवर्सल ऑफ जो विंड का जो पैटर्न है उसको कहते हैं। अर्थात 6 महीने के लिए ओशंस टू लैंड मासिस एंड नेक्स्ट 6 महीने के लिए जो है लैंड मासिस से ओशन की तरफ। अदरवाइज ये मानसून जो है पूरा साल रहता है, लेकिन रहता कहाँ है हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ये जो है मई से शुरू होता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर और आगे तक रहता है, सितंबर अक्टूबर में भी रहता है, क्योंकि साउथ इंडिया में ये जब तक के पूरे इंडिया को छोड़ नहीं देता है तब तक के ये एग्जिस्ट करता है मानसून, क्योंकि इसका ऑनसेट पीरियड एंड रिवर्सल, जैसे रिवर्सल टाइम जो अभी आपका शुरू हुआ है तो हिमाचल से होते हुए ये नीचे साउथ की ओर चला जाएगा, चला साउथ में ज्यादा बारिश होगी, साउथ में बारिश ज्यादा होगी। तो इसमें हम मानसून आखिर में ये कभी जो है मानसून वर्षा लेके आती है, ज्यादा बारिश होती है, कभी कम होती है। इसके पीछे क्या रीजन, अर्थात इसके पीछे जो हमारा जो ओशन जो बॉडीज है, खास करके पैसिफिक जो ओशन है, पैसिफिक ओशन में जो करंट्स हैं, और करंट्स जो भी है चाहे गर्म करंट्स हो चाहे ठंडी करंट्स हो, उनका इफेक्ट जो है इंडियन ओशन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है मध्य पैसिफिक ओशन में और पूर्वी पैसिफिक ओशन में दो तरह की एक करंट चलती है, जिसको एक को बोलते हैं ला नीनो और दूसरा है एल नीनो। तो एल नीनो जो है हमेशा जो है मानसून को इफेक्ट करता है, कमजोर रखता है जी। इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। एल नीनो जो है कमजोर रखता है क्योंकि ये वार्म है, और जो दूसरा जो है ला नीनो जो है वो मानसून को जो है ज्यादा प्रभावी रूप से जो है पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन की ओर आगे फॉरवर्ड करता है मानसून को। अर्थात वास्तव में यहाँ इन्हीं परिस्थितियों में यहाँ पर ट्रेड विंड भी चलती हैं, जिनको व्यापारिक पवनें भी बोलते हैं, क्योंकि यही साउथ वेस्ट जो मानसून जिसको बोलते हैं, ये वास्तविक तौर पर ये ट्रेड विंड ही है। क्योंकि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो पूरा जो जिनको हम स्फीयर बोलते हैं, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, चाहे आपका लिथोस्फीयर हो, चाहे आपका हेमिस्फीयर हो, हाँ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, और आपका ये दूसरा, ये तीसरा चौथा जो इसमें आ जाता है वो बायोस्फीयर आ जाता है। हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, इन सब का कॉम्बिनेशन जो है, इन सब का कॉम्बिनेशन से बन करके फिर हम आगे एक बायोस्फीयर की भी बात करते हैं। तो ये बायोस्फीयर की जो घटना है ये इन सब को कंबाइंडली जो इफेक्ट करती है। तो हम कर रहे हैं मानसून की बात। तो मानसून जो है वास्तव में ये ट्रेड विंड ही है, और ट्रेड विंड जैसे ट्रेड विंड जो चलती है एक नॉर्थ ईस्ट से चलती है टुवार्ड्स इक्वेटोरियल एरिया, लो प्रेशर एरिया, उसकी ओर चलती है, और एक जो है आपके साउथ ईस्ट से चलती है, एक नॉर्थ ईस्ट से एक साउथ ईस्ट से। तो मेनली जो मानसून से रिलेटेड जो साउथ ईस्ट की जो ट्रेड विंड है वो जैसे ही आपके इंडियन ओशन से होकर के आती है तो इक्वेटर को पार करते हुए वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, ये रोटेट कर रही है। पृथ्वी के रोटेट होने की वजह से ये जो साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड है ये भी इक्वेटर को पार करते हुए अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, वो बन जाता है साउथ वेस्ट, और यही साउथ वेस्ट जो है ये मॉनसून कहलाता है, जो कि प्रशांत महासागर से नमी को लेकर के, नमी कौन भेज रहा है, ला नीनो, जो मैंने पहले बताया ला नीनो एक ऐसी करंट है जिसका टेम्परेचर जो है जो पैसिफिक ओशन है एक विशाल जल राशि का एक भंडार है। तो यहां से ये नमी लेके आती है, आगे फॉरवर्ड करती है, और इसका जो टेम्परेचर जो है, ला नीनो का जो टेम्परेचर है ये ओशन के, खास करके जो पैसिफिक ओशन का जो टेम्परेचर है उससे कैसा रहता है, नीचे रहता है, उससे नीचे रहता है, और ये इफेक्ट करती है पैसिफिक ओशन को, और वहीं से जो है ये इफेक्ट करती है आपके साउथ वेस्ट मानसून को। अगर पैसिफिक ओशन में ये टेम्परेचर इस तरह से बनता है तो यहाँ पर कैसा प्रेशर रहेगा, अब हम प्रेशर की भी बात करेंगे। यहाँ पर हाई प्रेशर बनना शुरू होता है। अगर हाई प्रेशर बनता है तभी जाकर के मानसून आगे आता है,
अदरवाइज नहीं आएगा। अगर जो नॉर्मल जो ला नीनो होता है, तो ला नीनो जो है यहाँ प्रेशर लो रखता, खास करके पैसिफिक और इंडियन ओशन में, उसकी वजह से प्रेशर लो रहता, और लो प्रेशर से हमारी जो मानसून आगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर नहीं आती। लो प्रेशर से मतलब ये बोलने कि लो प्रेशर में वहीं पे फिर बारिश करेगा वो, लो प्रेशर में फॉरवर्ड ही नहीं होगी, आगे आएगी नहीं, आगे नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सेम टाइम जो है, जैसे हमारा जो सूर्य जो है, जैसे नॉर्थ होता है, जैसे 21 मार्च को इक्वेटर के ऊपर रहता है, 21 मार्च ऑनवर्ड जो है उत्तर की ओर आना शुरू हो जाता है, और आपके 21 जून को जो है आपके ट्रॉपिक कर्क रेखा के ऊपर आता है। तो इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए, सन की जो पोजीशन को देखते हुए, यहाँ का हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो तापमान है वो बढ़ना शुरू होता है, और तापमान बढ़ने के साथ साथ जैसे आपके कर्क रेखा की हम बात करें तो यहाँ पर सूर्य रहता है, तो यहाँ पर जो है अधिक गर्मी हो जाता है, कम हो जाता है, लो हो जाता है, कम हो जाता है। हाँ। वो एक चुंबक का काम करता है, लो प्रेशर अट्रैक्ट करता है। किसको अट्रैक्ट कर रहा है? हवाओं को, क्योंकि हवाएं जो हमेशा प्रेशर टू प्रेशर चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। अगर दोनों प्रेशर बैलेंस में है तो हवा की मूवमेंट नहीं रहेगी। तो यही कारण है कि जो अगेंस्ट जो ला नीना जो है अगेंस्ट जो एल नीनो जो है, जो ला नीना की बात कर रहे हैं, वो टेम्परेचर कैसा करती है पैसिफिक ओशन में, इंडियन ओशन में, वो ऊंचा रखती है क्योंकि लाल नीना मैंने बोला कि उसका तापमान जो है कैसा रहता है, नॉर्मल ओशियन के टेम्परेचर से कम रहता है, और वहां पर ये प्रेशर विकसित होता है। कौन सा प्रेशर? हाई प्रेशर। तो वहां से हाई प्रेशर जब विकसित होता है तो पूर्ण रूप से जो है आपका जो ट्रेड विंड है, जैसे इक्वेटर को पार करती है, वो साउथ वेस्ट मॉनसून के रूप में इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर आगे आती है, और वो मॉनसून विंड के रूप में जो है आगे बढ़ती है, भारत में घुसती है, भारत में एंटर करती है, और भारत में एंटर करने के साथ साथ जैसे वेस्टर्न घाट्स से होते हुए या बंगाल की खाड़ी से होते हुए आगे जो है भारत में, जैसे आपके हिमालयन जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है पहुंचती है, और हिमालय के क्षेत्र के साथ जो है एक प्रकार का जो ये बैरियर का काम करता है, तो यहाँ पर जो है बारिशें करता है। अब बात आती है कि ये तो मॉनसून का आगे आने का रहा कि कैसे आती है, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर है। लो प्रेशर के साथ साथ हम जब एक बात इसमें और भी आती है जिसको हम ITCZ बोलते हैं, जो मैं बात कर रहा था, ITCZ, इसको कभी कभी ITCZ को, क्योंकि ITCZ एक ऐसा चुंबक है, ऐसा क्षेत्र है, उसी की वजह से ये लो प्रेशर जो है इसके आसपास के जो क्षेत्र है वो साउथ वेस्ट मॉनसून को और अधिक बल देते हैं। तो अभी तक ITCZ जो है, जो अभी उत्तरी मैदान में है, तो ये ITCZ का मतलब है एक प्रकार का हम बोलते हैं इसको मॉनसून ट्रफ भी, ये मॉनसून ट्रफ भी बोलते हैं। तो मॉनसून ट्रफ जैसे जैसे दक्षिण की ओर खिसकेगी तो मॉनसून वापस जाएगा। मॉनसून जो ट्रफ है ये ITCZ जो है जैसे जैसे उत्तर को आएगा तो मॉनसून उत्तर की ओर बढ़ेगा, इसी के साथ ही ये रिलेटेड है। तो ये ITCZ या मॉनसून ट्रफ जो है ये भी एक काम करता है, क्योंकि बहुत से लोगों, मैं साधारण से लोगों को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके थ्रू, आपके जो व्यूअर्स हैं कि ये मॉनसून ट्रफ क्या होता है, ITCZ क्या होता है, क्योंकि ये भी एक कारण है। ये विकसित कैसे होता है? ये प्रेशर की वजह से विकसित होता है, क्योंकि एक्चुअल में जो है ITCZ जो है ये उन्हीं में जो ट्रेड विंड की बात की मैंने, यहाँ पर दोनों ट्रेड विंड्स आपस में मिलती हैं, दोनों ट्रेड विंड्स आपस में मिलती हैं चाहे उत्तर की चाहे दक्षिण की। तो ये ITCZ है और यहाँ एक ट्रफ बनता है। एक्चुअल में जो ट्रेड विंड का जो मिलने का जो लोकेशन है वो इक्वेटर के एकदम साथ है, लेकिन आप देखिए हैरानी है, इक्वेटर से जैसे जैसे आपका सीजन चेंज होता है, सर्दी गर्मी इस तरह से सीजन चेंज होता है, तो गर्मी में आप देखेंगे जो हम इक्वेटर के आसपास की बात कर रहे हैं, जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर के एकदम जो है साथ में जो आपका ये ट्रेड विंड्स का मिलने का जो है लोकेशन रहता है। तो ये जो ट्रेड विंड है ये कहाँ मिल रही है?
उत्तरी भारत में जाकर के मिल रही है। कहाँ? गर्मियों में। ITCZ इतना आगे खिसक गया, अर्थात मैक्सिमम जो रीच है इसकी वो 30 डिग्री के आसपास आ जाती है। 30 डिग्री तक पहुंच जाता है, जो कि पूरे भारत को लांग करके पंजाब और इधर हरियाणा में या ऊपर यहाँ तक इस क्षेत्र तक का पहुंच जाता है। तो मेन कारण ये है। तो दूसरा जो है इस बार जो है ये नमी या अत्यधिक जो बारिश रहने का जो कारण है, मेरा तो ये मानना है इस बार जो है जो ला नीना है इसके ऊपर जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उनकी नजर तो बिल्कुल एक रडार की तरह है। एक्चुअल में रडार है उनके लगी हुई हैं, उनकी नजरें तो इसके ऊपर है। अब इनका क्या एनालिसिस रहा है, क्या इंफॉर्मेशन बुलेटिन रहे हैं और लोग कितने जागरूक हैं, लोग उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को या वो उस प्रकार की इंफॉर्मेशन समझते हैं कि नहीं समझते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि इस बार जो है एल नीनो की जगह जो है ये लाल नीनो का इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। दोनों चीजों का नहीं, लाल नीनो का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि नमी ज्यादा आ रही है। तो आप देखेंगे ना कि नमी आ कहां से रही है, तो हम उस सोर्स में जा रहे हैं, इसलिए हमें इतना घूमना पड़ा। क्लाउड बर्स्ट की बात अगर करें तो करें कैसे, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट तो अपने आप में एक नमी बर्स्ट हो रही है। तो ये नमी आ कहां से रही है, तब मुझे इतना लंबा जाना पड़ा। तो ये नमी को लाने का जो कारण है, मुझे लगता है इस बार जो है ला नीनो का इफेक्ट जो है अवश्य जो है पैसिफिक ओशन में रहा होगा, और जिससे हिंद महासागर की जो परिस्थितियां या वायुमंडल की परिस्थितियां, जो वायुमंडलीय है, जो हमारा जो परमानेंट विंड सिस्टम है, परमानेंट विंड सिस्टम उस ओर में जाना नहीं चाहूंगा, तो वो सिस्टम भी इससे प्रभावित होता है, क्योंकि इससे विश्वव्यापी जो क्लाइमेटिक चेंज देखने को मिलती है इस तरह की ला नीनो और एल नीनो के इफेक्ट से देखने को मिलता है। जरूरी नहीं कि ह्यूमन इंटरफेरेंस, उसकी बात हम आगे करेंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज की बात आगे करेंगे, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, एल नीनो और ला नीनो दोनों। तो ये हम नमी की बात करें तो ये नमी लाने का काम जो है इसने अवश्य किया, जो एक साउथ वेस्ट विंड के रूप में, जिसको हम आगे जा करके मॉनसून विंड बोलते हैं। तो मॉनसून विंड में जो नमी की मात्रा जो इस बार बढ़ी, तो इसकी वजह से बढ़ी। मैंने अभी देखा था टीवी में कि वो बता रहे थे कि भाई जो मॉनसूनी पवनें जो है और साथ में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो आपस में टकरा गए, भाई इस वजह से ज्यादा बारिश हो रही है। तो क्या मतलब ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल इस बार कुछ ये भी देखने को मिल रहा है। हाँ, कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मॉनसून पवनें आपस में टकरा गई तो ज्यादा बारिश हो रही है, ज्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रही है। जी, तो इसको अलग कैसे करेंगे हम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मॉनसून जो पवनें आती हैं जो आप बता रहे हैं? ये जो है इसके ऊपर मैंने एक अपनी सोशल मीडिया में भी अपने इसमें डाला था, एक सैटेलाइट इमेजेस के साथ मैंने थोड़ी सी बात कही थी। क्योंकि ये दोनों जो सिस्टम है, एक मॉनसून और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये इकट्ठे हो ही नहीं सकते, ये भाई भाई बन ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, कहां पर? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मींस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ही साम्राज्य है। तो जब तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है तब तक मॉनसून आ ही नहीं सकता, है। तो इस बार क्या हुआ कि मॉनसून भी आया और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कुछ एपिसोड भी देखने को मिले। शुरू में तो नहीं मिले, क्योंकि शुरू में यहाँ पर जो है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, सूर्य की पोजीशन के साथ साथ जो है तापमान में जैसे वृद्धि हुई, तो हमारा मॉनसून जो ट्रफ है वो उत्तर की ओर आए और मॉनसून हवाएं भी आई और वर्षा भी होना शुरू हुई। तो इसके साथ साथ देखने को मिला, जैसे जून में जो एपिसोड देखने को मिले, यहाँ क्लाउड बर्स्ट के रूप में देखने को मिले या भारी बारिश के रूप में देखने को मिले, वो तो था ही था। लेकिन आगे जाकर के देखने को मिला या कुछ लोग भी बोल रहे हैं कि इसमें जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो सिस्टम है, वो भी सक्रिय हुआ। तो मैं बात कर रहा हूँ ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुआ,
लेकिन मैं तो ये भी साथ में जोड़ूंगा कि मानसून जो है, मानसून इस बार जो है हिमालय से भी पार कर गई। हाँ, इस बार ये क्या है, मानसून हिमालय को पार गई या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह। रहा। हाँ, तो ये दोनों का मेल जोल है, ये भी एक नमी का कारण है। बिल्कुल हमारा भी मानना यही है कि इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी कुछ प्रभाव साथ में देखने को मिला। वो कैसे? क्योंकि हिमालय के पार जो है, जो मैं बात कर रहा हूं कि हिमालय बिल्कुल मानसून हवा को रोक देता है। और अपने लीवार्ड एरिया में, क्योंकि हिमालय में जो बारिश होती है वो ओरोग्राफिकल जो रेनफॉल रहता है, तो ओरोग्राफिकल रेनफॉल में जैसे जैसे जो हमारी जो ये मानसून हवाएं जो है हिमालय के साथ जो है, हिमालय जो एक सीढ़ी का काम करता है, ऊपर उठती है, तो ये जो बारिश जो है हिमालय में करती है, इसका पैटर्न भी बताता हूं मैं कैसे रहती है बारिश। जैसे ईस्ट से वेस्ट या नॉर्थ से साउथ, ऐसा इस पैटर्न से ये मानसून हवाएं चलती है। जैसे सबसे पहले जो मानसून हवाएं जो है नॉर्थ ईस्ट में प्रभाव डालती है, और नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ जैसे हमारे अरब सागर की जो हमारी मानसून है वो सीधे जा करके यहाँ पर धौलाधार रेंजेस में आ जाती है, यहाँ वर्षा करती है। लेकिन हमारा जो आपका नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया है, खास करके पश्चिमी जो हिमालय है, पश्चिमी हिमालय में जो है यहाँ पर दो तरह की मानसून की विंड जो आपस में आ जाती है। एक हमारे जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो आती है, जो नॉर्थ ईस्ट में वर्षा करती है, वो हिमालय के साथ साथ पैरेलल जो है पार तो कर नहीं पाती है, हिमालय के साथ साथ जो वेस्ट की ओर मूव करती है और अपनी नमी को छोड़ते हुए आगे बढ़ती है। तो बारिश का पैटर्न भी देखें तो नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा और नीचे की ओर आए, या दार्जिलिंग से नीचे बंगाल की ओर आए, या मैदान की ओर आए, तो वो कम होता जाता है। और आगे हिमालय के जो पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है वहां वर्षा ज्यादा है और नीचे कम रहता है। हवाएं टकरा करके फिर वहीं पे वर्षा करती है, आगे नहीं जा पाती। तो ये पैटर्न ऐसा भी देखने को मिलता है कि नॉर्थ से साउथ की ओर जो बारिश की मात्रा जो है घटती जाती है, या ईस्ट से वेस्ट की ओर बारिश की मात्रा घटती जाती है। लेकिन जब जो है बंगाल आपके अरब सागर की जो मानसून जो है वो इकट्ठे होकर के यहाँ पर जो मैं पश्चिमी हिमालय की बात कर रहा हूँ, जब इकट्ठे होती हैं यहाँ पर नमी और ज्यादा बढ़ जाती है। एक तो ईस्ट से आने वाली, एक बंगाल की आपके अरब सागर से आने वाली जो है जो विंड है उसकी नमी इकट्ठे हो जाती है। दूसरी ओर हम छोड़ने जा रहे हैं जो पछुआ पवनों की बात कर रहे हैं, वेस्टलाइज की बात कर रहे हैं, तो वो इस बार जो देखने को मिल रही है वो सच में जो है, क्योंकि जो हमारी स्नो लाइन है, स्नो लाइन के ऊपर जो है हमारा जो परपेचुअल जो स्नो बाउंड एरिया है वो तो है, हमेशा है, रिमेन देयर, बट जो इस बार जो है स्नो जो है स्नो लाइन से नीचे आ गया। यहाँ पर आपके रोहतांग से होते हुए आपके इधर शिमला की ऊंची पहाड़ियों में, धौलाधार की ऊंची पहाड़ियों में, मीन्स जो धौलाधार श्रृंखला में भी आया हिमपात, जो कि आपके स्नो बाउंड एरिया या स्नो लाइन से नीचे आया। तो ये मानसून से पॉसिबल ही नहीं है, मानसून से ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब कि वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस है वो भी सक्रिय हुआ। उसके कुछ एक दो एपिसोड जो एक विक्षोभ जिनको बोलते हैं, लोग भी समझते हैं, जो विक्षोभ आते हैं जो मेडिटेरेनियन सी से या कुछ हद तक जो है अटलांटिक ओशन से भी आते हैं वो। अच्छा, मेनली मेडिटेरेनियन और कुछ हद तक अटलांटिक ओशन से भी आने वाली जो हवाएं हैं, विंड जो सिस्टम है वही आगे जाकर के बनता है। तो वो मेडिटेरेनियन या कैस्पियन ओशन से होते हुए इनका भी एक स्पेसिफिक पाथ है, ऐसा नहीं है कि हर कहीं से घुसते हैं, पाथ है। जैसे हमारे एक ही रास्ते से आते हैं, जैसे हमारे रास्ते होते हैं, तो वैसे ही रास्तों से आगे बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ भी आगे बढ़े। तभी उसमें भी मैंने अपनी इसमें लिखा था कि ये एक ही जो हमारे हम लैटिट्यूड बोलते हैं उनको, अक्षांश, तो इन एक ही अक्षांशों में ये आपस में कैसे इकट्ठे हुए, जबकि ये वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस है ये
पीछे हो जाना चाहिए था। जब मानसून आ गया है तो वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस है ये पीछे हट जाना चाहिए था। तो इस बार जो है पीछे हटने के साथ साथ ये एक बार फिर से सक्रिय हुआ। इस तरह की घटनाएं पहले भी होती थी कि अनोखी है, जैसे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून का साथ में आना। वो आप जो बता रहे हैं ना कि इसको पीछे हटना चाहिए था, वो आगे आया। इस तरह की घटनाएं क्या लगता है वो पहले भी होती थी या ग्लोबल वार्मिंग वजह है या क्या है? मतलब चलो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह तो हम बाद में करते हैं। और जो इस तरह की घटनाएं जो है, अब ये तो जो लोग जानते हैं या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो इसको बेहतर बता सकता है कि इस तरह की घटनाएं जो है पहले, क्योंकि ये डाटा बेस्ड हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड हैं, और इसके ऊपर मैं यही मैं तो अपना यही मानना चाह रहा हूँ कि ऐसी घटनाएं शायद पहले भी होती रही होगी। हम तो इतना ही बोल सकते हैं कि ऐसी घटनाएं जो है पहले भी होती रही होगी, क्योंकि एक सिस्टम है। इस सिस्टम को जो है कभी भी जो है सिस्टम जो है चेंज हो सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है। तो इस बार जो ये चेंज हुआ है इसके पीछे क्या रीजन रहे हैं तो ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन हमने जो एक्सपीरियंस किया हम तो उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। अब ये क्यों सक्रिय हुआ, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ दोनों एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। और इस बार ऐसा क्यों हुआ तो ये तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही बता पाएगा कि कैसे हुआ। पर हम अपना एक्सपीरियंस जो बता रहे हैं, जो देख रहे हैं, अपना क्या आम लोग भी देख रहे हैं कि ठंड बढ़ी। एक भी मैं साथ में बताऊं, ठंड हुई। ठंड क्यों? मानसून से ठंड हो ही नहीं सकती। तो ठंड बढ़ने का कारण जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही है। मैं तो ये मान रहा हूँ, इसमें गलत भी हो सकता हूँ मैं कि ठंड बढ़ने का कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। कुछ तो ऐसा पूछेंगे कि क्या मतलब है, मानसून से भी ठंड हो सकती है। तो मेरा तो मानना है कि मानसून में जब अगर ठंड होगी तो मानसून में ठंड होगी तो फिर जो नमी है, नमी की मात्रा ज्यादा हो ही नहीं सकती। नमी की मात्रा को मानसून उठा ही नहीं सकती। फिर जितनी मानसून गर्म होगी नमी उसमें उतनी ज्यादा आएगी। तो बोलने का मतलब ये इस प्रकार से। बुजुर्ग भी बोलते हैं ना, जैसे कि कहते हैं कि अगर बरसात ज्यादा होगी तो सर्दी भी ज्यादा होगी। तो ऐसा कुछ साइंटिफिकली है कुछ ऐसा प्रूफ कि भाई बरसात अगर ज्यादा तो सर्दी भी अच्छी खासी होगी, बर्फ भी अच्छी खासी गिरेगी? तो बुजुर्गों का तो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस के आधार पर बोलते हैं। और जो विज्ञान है, विज्ञान क्या बोलता है तो वो ये वैज्ञानिक पहलू है। तो हमारा तो मानना यही है कि हम बुजुर्गों का जो मानता है उनके आधार पर ही हम बात करते हैं कि डेफिनेटली ऐसा देखने को मिलता है। या आगे देखा जा रहा है ऐसा, क्योंकि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपके अभी से ही कुछ विक्षोभ आना शुरू हुए तो सर्दी तो डेफिनेटली लंबी होगी। ये तो यहीं से लग जा रहा, पता लग रहा है कि अभी मानसून काल में ही अभी जो ITCZ पीछे हुआ ही नहीं है, जो मानसून ट्रफ पीछे हटी नहीं है, दक्षिण की ओर गई नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ का जो एपिसोड जो है देखने को यहाँ मिला, तो इसका मतलब सर्दी जल्दी आने वाली है और लंबी रहने वाली है। ये बिल्कुल ऐसा है। जी। साइंटिफिक पहलू तो खैर, अब क्योंकि हमने देखा ना जी, अभी हमने तो इंडिया के ज्योग्राफी की बात की, वहाँ से किस तरह की हवाएं चलती है, और यही इसी तरह की चीज़ हमने खैर पाकिस्तान भी तो हमारे साथ ही आ जाता है, और हमने अमेरिका तक में, साउथ कोरिया तक में ये सब चीज़ें देखी हैं। इस तरह की बादल फटने की घटनाएं, क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं देखी है, वहाँ पे बाढ़ आने की होगी। इसके अलावा पंजाब में पानी भरने का कारण पंजाब में हुई अतिवृष्टि है, या फिर हिमाचल या उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर में हुई अतिवृष्टि है, उसका कारण क्या हो सकता है पंजाब में, कि पंजाब में भी वो सब चीज़ें हो गई हैं? नहीं, ये जो वृष्टि है, अब इसको चाहे क्लाउड बर्स्ट बोलो, चाहे ये अतिवृष्टि का एक व्यापक रूप बोलो। जो क्लाउड बर्स्ट है ये तो एक स्पेसिफिक एरिया में होता है, लोकल फिनोमिना है, एटमॉस्फेयर का एक लोकल फिनोमिना है। तो जैसे जो पंजाब की बात कर रहे हैं आप, तो पंजाब में जो फ्लड है, इसको फ्लड बोलेंगे, पंजाब का जो फ्लड है ये अतिवृष्टि के कारण रहा, क्योंकि हिमालय का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो है जो वृष्टि रही, उसके कारण जो है जो जल है नेचुरली जो पहाड़ों से जब नीचे उतरा, नदी नालों में उतरा, तो वो इन नदियों के द्वारा जो है आगे जो है पंजाब की ओर धकेला गया, या एक है नॉर्मल सा है
कि पानी जो है मैदान की ओर जाएगा। तो वही कारण रहा पंजाब में फ्लड का, कि पंजाब में जो है इतना पानी चला गया कि वो अपने जो रिवर जो बेड्स हैं, रिवर बेड्स को तोड़ते हुए, पार करते हुए जो है प्लेन में घुस गया। और प्लेन में घुसने के बाद जो है वहाँ तबाही का मंजर देखने को मिला। बाकी दूसरे कारण जो है और भी हैं कई, उनको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ, चाहे वो पॉलिटिकल कारण रहे हैं, चाहे और भी कारण रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा, तो ये तो रनिंग जो वाटर है, जो हाई हिल्स में या माउंटेन्स में, खास करके कश्मीर में, हिमाचल में, चंबा में जब ये घटनाएं घटी तो ये पानी जो है नीचे उतरा। और जो पूरा जो पश्चिमी हिमालय में हम जब जो बात करें, वर्षा का जो ट्रेंड, जो पैटर्न ये देखने को मिला या हो रही थी वर्षा, तो पंजाब में जो वर्षा के साथ साथ जो है इस प्रकार से हिमाचल और जम्मू कश्मीर का जो पानी जब उतरा नदी नालों में, तो इसकी वजह से हुआ, जिसने नदी नालों के जो है आपके जो बेड है वो पार कर दिए, काटे, और आगे पंजाब के साथ साथ आगे जो बॉर्डर का एरिया जो है वो जलमग्न हुआ। तो इसका कारण ये रहा। दूसरा, आप जो बोल रहे थे, मानसून जो है इंडिया के साथ साथ ऐसे वैसे जो भी है, ये मानसून जो है ये पूरे साउथ वेस्ट, जो साउथ वेस्ट नहीं, आपके जो दक्षिण पूर्व जो एशिया है, साउथ ईस्ट जो एशिया है, ये पूरा जो एरिया जो है ये मानसून की जद में ही रहता है। पाकिस्तान से लेकर के, इंडिया से लेकर के, श्रीलंका, चाहे नेपाल, बांग्लादेश से लेकर के म्यांमार से होते हुए इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारा जो है साउथ ईस्ट एशिया में जो है मानसून का इफेक्ट रहता है। इवन के चाइना, कोरिया भी इसमें रहते हैं। लेकिन स्पेशली जो है खास करके जो ये बादल फटने की जो बात है, जो क्लाउड बर्स्ट जिसको बोलते हैं, ये खास करके हिमालय क्षेत्र में होता है। ये हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र के साथ साथ जो है हमारे जो वेस्टर्न जो घाट है, क्योंकि ये भी एक पहाड़ी हिली एरिया है, तो ये वेस्टर्न घाट में, साउथ में वेस्टर्न घाट में भी इस प्रकार की जो हैवी जो रेनफॉल है, चाहे वो क्लाउड बर्स्ट के रूप में माने, तो वहां पर भी इस प्रकार की वृष्टि होती है और देखी जाती है। क्योंकि इंडिया का जो रेनफॉल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हम तो वहां से ऑब्जर्व करते हैं, वहां से देखते हैं। इंडिया का जो रेनफॉल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट है, नॉर्थ ईस्ट का हाईएस्ट है, वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट है। तो इसलिए यहाँ भी एक क्लाउड बर्स्ट वाली जो स्थितियां बनती हैं। और इस बात तो मजे की बात है ये है कि नॉर्थ ईस्ट में बारिश कम है। इस बार कहाँ बारिश है? आपके वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय में कम है, वेस्टर्न हिमालय में ज्यादा है। इवन कि आपके जो हाईएस्ट जो रेनफॉल रिसीविंग जो एरिया इन इंडिया है, जो कि आपका ईस्टर्न हिमालय, नॉर्थ ईस्ट है, और साथ साथ हमारा वेस्टर्न घाट्स है। वहां के बजाय इस बार कहाँ बारिश ज्यादा हो रही है? वेस्टर्न हिमालय। तो यहाँ कहीं ना कहीं वो ही बात है, एक तो मॉनसून बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की जो ब्रांचेज है, पहला जो मैंने बोला था ला नीनो का जो मॉइस्चर, और इसमें इंक्लूड हो गया आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये हमारा मानना इस प्रकार से। अब बाकी जो स्पष्टीकरण है, बाकी जो बिल्कुल जो वैज्ञानिक जो तथ्य सामने जो लाएंगे, वो तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही लाएंगे। एक चीज हमने देखी ना, जैसे बादल फटना, बारिश तो नॉर्मली होती है जी, जैसे मान के चलो कि 23 जून को जो सराज क्षेत्र में बादल फटे, तो बारिश तो लगभग पूरे हिमाचल में हो रही थी। तो ये बादल फटने की घटना किसको बोलेंगे? बारिश तो नॉर्मली हो रही थी, नॉर्मल नहीं बोलेंगे, बारिश हो रही थी, लेकिन बादल फटना में कितनी बारिश को बोलेंगे हम कि बादल फटना हो गया, कि इतनी मात्रा में बारिश हुई, अब बादल फटा, अब जो है फ्लडिंग शुरू होगी। बिल्कुल, इसका कुछ होता है, कुछ क्राइटेरिया होता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसका क्राइटेरिया है, चाहे वो हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का या वर्ल्ड वाइड जो मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, उनका क्राइटेरिया और हमारा जो क्राइटेरिया, इंडियन जो क्राइटेरिया है, उसमें ज़्यादा भिन्नता नहीं है। तो इसमें होता क्या है वास्तव में कि ये क्लाउड बर्स्ट की जो है कुछ एक परिस्थितियां हैं, एक लोकल एटमॉस्फेरिक एक फिनोमिना मानूंगा मैं, एक छोटे से क्षेत्र में, जिसका जो रेडियस हम बोलेंगे, एक डाया जो है, रेडियस जो है 20-25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होता है।
बहुत एक स्पेसिफिक एरिया में ये क्लाउड जो है इसका ऑरिजिन होता है, इस क्लाउड का, इस टाइप के क्लाउड का ऑरिजिन होता है, जिसको हम कम्बलो-निम्बस क्लाउड्स बोलते हैं। और इसकी फॉर्मेशन कैसे, चलो थोड़ा सा मैं वो बताता हूँ कि इस प्रकार की जो परिस्थितियां जो हम बात कर रहे हैं ये हिमालयन क्षेत्र में होती हैं। हिमालयन क्षेत्र में क्यों होती है? क्योंकि इसके लिए जो क्राइटेरिया ना, इसकी कंडीशन है, सबसे बड़ी कंडीशन है नमी, जो तो इस बार देखने को मिल रही थी। नमी के साथ जो दूसरी जो कंडीशन है वो है टोपोग्राफी। तो वो टोपोग्राफी बिल्कुल फिट बैठती है यहाँ पर। वो कैसे, वो भी मैं बात करता हूँ। टोपोग्राफी के साथ साथ जो यहाँ का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के साथ साथ जो यहाँ का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर के साथ साथ जो विंड की जो मूवमेंट है, वो परिस्थितियां जो है एक क्लाउड बर्स्ट का एक रूप लेती हैं। वो कैसे, जब हम बात करते हैं कि जैसे जो ये हमारा जो मॉनसून है, साउथ वेस्ट मॉनसून जो है आगे हिमालय की ओर आता है, तो अपने साथ जो है भारी नमी लाता है। वो नमी कहाँ से आ रही है? अपने आप में ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, नमी आ रही है, महासागरों से ला रही है, और जहाँ जहाँ से भी होकर के आगे बढ़ती है उस नमी को भी अपने साथ लाती है। क्योंकि ये कैसी हवा है? गर्म हवा है, और गर्म हवा में नमी सोखने की क्षमता ज्यादा रहती है। तो ये नमी से लोड होकर के आगे आती है, और हिमालय से, अब मैं खास करके हिमाचल की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर हिमाचल में जब ये मानसून एंटर की इस प्रकार की नमी को लेकर के, तो यहाँ की ये जो कंडीशन है मैंने बताई, ये बिल्कुल अनुकूल है, क्लाउड बर्स्ट के लिए अनुकूल है। यहाँ की नदी घाटियों में प्लेन से जब एंटर करती है ये हवाएं, इन नदी घाटियों में जब घुसती हैं अंदर, तो ये माउंटेन जो है, इन वैलीज के माउंटेन जो है, जो मैं बार बार बोलता भी हूँ, तो ये माउंटेन जो है इनके लिए एक सीढ़ी का काम करते हैं। सीढ़ी का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नमी जो है वो कंडेंस नहीं हो रही, अभी एंटर कर रही है, प्लेन से आई, नमी से युक्त है, लोड है, वो कंडेंस नहीं हो पा रही है। अब कंडेंस होने के लिए क्या चाहिए उनको? टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर में क्या चाहिए? वेरिएशन चाहिए, क्योंकि अभी ऊंचा टेम्परेचर है। क्यों होता है ये? कि मई जून में जब यहाँ तापमान अधिक होता है, खास करके इस बार जून में ही हो गया, जो 30 जून की बात घटना कर रहे हैं आप, वो जून में ही सबसे पहला, मुझे लगता है कि यहाँ मॉनसून का सबसे पहला एपिसोड जो है, जो इवेंट है एक प्रकार की, वो यहाँ पर हुई, सबसे पहली इवेंट है यहाँ पर हुई। तो वो उस नमी को जैसे ही यहाँ पर जगह मिली, वो यहाँ पर जो है एंटर की नदी घाटियों में, और अपने आप को कंडेंस करने के लिए वो नमी युक्त एयर मूवमेंट भी चाहिए, मैंने ये भी बोला। तो एयर ने उसको अपलिफ्ट करना शुरू किया, क्योंकि कैसी है? गर्म हवा है, वो अपलिफ्ट होती रही, अपलिफ्ट होती रही, तो अपने साथ जो नमी है उसको उठा करके वो हाइट लेना शुरू किया, और साथ में कंडेंस होना भी शुरू हुआ। और जैसे जैसे कंडेंस होना शुरू होता है तो बादल की जो फॉर्मेशन है वो शुरू हो जाती है, अर्थात फॉर्मेशन ऑफ जो क्लाउड जो है वो कंडेंसेशन के बाद शुरू हो जाती है। बादल जो क्लाउड जो अपने आप में क्या है? ये अपने आप में एक वाटर ड्रॉपलेट्स ही हैं, कंडेंस वाटर है, लेकिन ये नीचे नहीं आते हैं, क्योंकि कैसे? ये माइन्यूट पार्टिकल हैं, बहुत माइन्यूट है, जो हवा में ही तैरते रहते हैं। वर्षा की ड्रॉपलेट्स अभी बनी नहीं है, क्योंकि ये क्या है? वेपर है, ये वेपर है, ये वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए ये ऊपर उठते उठते जो है जो माउंटेन्स या हिल्स, उनका सहारा लेते हैं, जिसको हम ओरोग्राफिक जो अपलिफ्ट बोल रहे हैं, ओरोग्राफिक बोलते हैं हम ज्योग्राफिकली, जो अपलिफ्ट हो रहा है, तो वो एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचता है, एक ऐसे पीक पॉइंट पर पहुंचता है, वहां पर उसको जो है बिल्कुल ऐसी कंडीशनें मिल जाती है, ऐसी कंडीशन मिलती है, वहां पर उसका टेम्परेचर जो है एक ऐसा टेम्परेचर मिलता है, वहां पर जो जितना भी उसकी नमी है उस नमी को एकदम छोड़ देता है। मीन्स उसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट।
सैचुरेशन पॉइंट या जो ड्यू पॉइंट है वो ऐसे सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाती है जितना उसको चाहिए। क्योंकि अब क्या है, अब वो हवा जो है, नम हवा जो अपने साथ, अब नॉर्मल भाषा में, जनरल भाषा में बात कर रहा हूँ, वो अपने साथ जो उठाए हुआ जो बोझा है, एक प्रकार का नमी जो उठाई हुई है, उसको उठाने में असमर्थ है, बिल्कुल असमर्थ है। इतनी नमी हो गई है उसके पास। अब टेम्परेचर उसको ऊंचे पहाड़ में जैसे जैसे, ये तो एक जनरली भी है, जैसे जैसे हम ऊंचाई चढ़ते जाएंगे तापमान घटता जाता है। हर एक 300 मीटर के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता जाता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई पहाड़ियों में या पर्वतों में ऊंचा जो ये नमी वाली हवा जो है ऊपर उठी, तो वो अपने ड्यू पॉइंट पे, कंडेंसेशन पॉइंट पे पहुंच करके इसने सारी नमी को एकदम छोड़ दिया। एकदम छोड़ने से जो एक क्लाउड बर्स्ट का रूप धारण कर गई, एक प्रकार का, हम तो अति वृष्टि बोलेंगे उसको, भारी वृष्टि बोलेंगे। और क्लाउड बर्स्ट, और उसमें क्या फर्क है, उसमें यही फर्क है कि यहाँ मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो क्राइटेरिया है कि कुछ ही मिनटों में, या जो IMD का जो क्राइटेरिया है वो है 1 घंटे में जो है 10 सेंटीमीटर से ऊपर या 100 मिलीमीटर से ऊपर की वर्षा अगर बारिश होती है, उसको क्लाउड बर्स्ट की संज्ञा दी जा सकती है। तो रही बात यहाँ की, आपके सराज क्षेत्र की, यहाँ तो मुझे लगता है यहाँ तो बारिश इससे कहीं ज्यादा रही, जिसको वास्तव में हम क्लाउड बर्स्ट ही बोलेंगे। अब यहाँ केंद्रीय टीमें भी आई, कई लोग भी आए केंद्रीय टीमों में, ऐसे नहीं कि वो घूमने फिरने वाले थे, उसमें बिल्कुल IITs के विशेषज्ञ थे या IMD से भी रिलेटेड बंदे थे। उन्होंने यहाँ का जायजा लिया होगा, लिया है, होगा क्या, उन्होंने इसका जायजा लिया और उन्होंने बिल्कुल रिपोर्ट बनाई है कि ये इसको क्या बोला जाए, ये इस प्रकार की जो नेचुरल जो कैलामिटीज हुई है, जिसको क्लाउड बर्स्ट बोलेंगे या जो भी है, डैमेज कैसे हुआ, तो इसमें मैं तो यही बोलूँगा क्लाउड बर्स्ट ही रहा है। अति वृष्टि का एक क्लाउड बर्स्ट के रूप में जो है ये सारी जो नमी जो है इस क्षेत्र में नीचे धरातल पर आई, एकदम आई, एक साथ आई है, और कुछ ही मिनटों में, 15-20 मिनटों में, जो आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, वो सारी नमी यहाँ पर कंडेंस होकर के नीचे आ गई। ये जो घटना है ना, मैं एक चीज देख रहा था कि 24 जून 2013 को घटना होती है उत्तराखंड में, यहाँ पे 30 जून को होती है, और ये जून के महीने में देख रहा हूँ मैं, कुछ और चीजें भी देखी मैंने, जून के महीने में ही होती है। ये इसलिए क्योंकि मानसून पीक पे होता है, या फिर कोई और वजह तो नहीं है, कोई साइंटिफिक रीजन इसके अलावा? क्योंकि मैंने देखा बादल फटने की घटनाएं जून में मुझे ज्यादा दिखी। चलो इसको भी, इसकी भी बात करते हैं। इसके पीछे जो कारण है, मॉनसून पीक पे नहीं, ये तो मॉनसून का स्टार्टिंग पॉइंट ही है, स्टार्टिंग ही है अभी जून, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं कि 15 जून ऑनवर्ड्स मॉनसून नहीं आता है। तो विद इन हफ्ता है, 10 दिन 15 दिन के अंदर इस तरह का बस्ट हो गया। और जैसे आप भी बोल रहे हैं, ऐसी घटनाएं घटती हैं जून में घटी इस बार। तो इस बार जो पहला एपिसोड तो यही हुआ, तो बाकी जो है ये इस प्रकार की घटनाएं जो है स्टार्टिंग और एंड में ये रहती है। नॉर्मली जो पीक सीजन जो है, पीक सीजन में जो है क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं थोड़ा कम होती है, कम रहती है, हो तो जाती है अगर कहीं, क्योंकि इसकी प्रेडिक्शन जो है एक प्रकार से बड़ी मुश्किल है, प्रेडिक्शन करना बड़ी मुश्किल है। पीक सीजन में मैंने भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया, पीक सीजन में थोड़ी सी क्लाउड बर्स्ट की जो घटना है वो थोड़ी सी कम रहती है, होती है, कम रहती है, लेकिन स्टार्टिंग और एंड इन दोनों में घटनाएं बढ़ती हैं। तो ये है इसका, स्टार्टिंग और एंड में रहती है। और मॉनसून जब ज्यादा हो जाए या इस तरह की बारिश हो जाए तो खेती में किस तरह से असर पड़ता है, कुछ इसके बारे में बता सकते हैं आप कि कुछ असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? क्योंकि आने वाले टाइम में लोगों ने खेती फसल में किस तरह का असर पड़ता है आने वाले टाइम में, जो होने वाली ये वाली जो तबाह हुई वो तो चलो हो गई, जो आने वाले टाइम में इसका कुछ असर पड़ता है? डेफिनेटली जो मॉनसून का जो पीरियड है, एक तो मैंने बताया कि ये इसका पीरियड जो है एक लंबा पीरियड है, और लंबे पीरियड के साथ साथ जो इस प्रकार की अगर घटनाएं किसी रीजन में हो जाए,
तो उसमें खेती करना जो है मुश्किल हो जाता है। और आगे की जो प्लान है खेती करने की, लोगों को अकॉर्डिंगली जो है, जो इस प्रकार की अतिवृष्टि जो है, इस अतिवृष्टि को देखते हुए जो है खेती के ऊपर जो है अपना कुछ चेंज लाना पड़ेगा। तो उस क्या किस प्रकार की चेंज लाना पड़ेगा कि जैसे हमारे यहाँ खेती होती है, चाहे वो यहाँ पर ज़्यादातर गार्डनिंग होती है, और गार्डनिंग के साथ साथ जो है वेजिटेबल के ऊपर भी है। पूरा वेस्टर्न जो आपका जो हिमालय जो क्षेत्र है इस तरफ जा रहा है जी। तो इसमें चाहे अब मटर हो, चाहे आलू हो, चाहे इस प्रकार की जो फसलें हैं, इनके ऊपर जो है अब वैज्ञानिक तौर पर तो ये जो विभाग वाले ये बताएंगे कि किस प्रकार की खेती करनी चाहिए, लेकिन इफेक्ट जो है इसका मानसून का तो रहता ही रहता है। क्योंकि इस बार तो आपके जितनी भी फसलें हैं वो सारी तबाह होगी, खराब होगी। चाहे सेब की लो, चाहे आलू का सड़ गया और मटर खराब हो गया, चाहे पिछली फसल हो, चाहे अगली जो फसल है उसके ऊपर भी संशय बना हुआ है मटर की। तो फसलों में जो हेर फेर है, चेंजिंग अब इस विशेषज्ञों के ऊपर ही निर्भर करता है। क्योंकि हमारा तो पीछे से जो ये कल्चर जो है, चाहे आलू है, चाहे मटर है, ये तो बहुत पुराना है। गार्डनिंग जो है ये बहुत पुरानी है। इसके ऊपर किस प्रकार की चेंजिंग लानी है कि क्या किसान क्या चेंज करना चाह रहा है, तो इसको तो डायरेक्शन या वो जो विभाग वाले हैं या वैज्ञानिक लोग हैं वही दे सकते हैं कि इस प्रकार की परिस्थितियां जो इस प्रकार की कंडीशनों में अब कौन सी खेती किसान भाई करे ताकि वहां से उनकी इनकम ज्यादा हो। आम लोगों के सवाल है एक कि भाई ये जो इस तरह के भूस्खलन हो रहे हैं या इस तरह की बाढ़ आ रही है, इसके लिए ओवर डेवलपमेंट जो हुआ है वो भी जिम्मेदार है। तो क्या लगता है कि ओवर डेवलपमेंट जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए? और इसके साथ साथ इसके लिए जिम्मेदार क्योंकि हम लोग जो है देवताओं के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस वजह से जो है ये इस तरह के क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं इलाके में। तो साइंटिफिक रीजन के अलावा कुछ रीजन हो सकते हैं आपकी नज़र में? मैं आम लोगों के सवाल पूछ रहा हूँ जो वातावरण में घूमे हुए हैं। नहीं, अब वैज्ञानिक जो एनालिसिस कर रहे हैं, वैज्ञानिक लोग ये बिल्कुल कर रहे हैं कि ये इस प्रकार की जो घटनाएं हैं इसके पीछे क्या क्या कारण है, इसका एनालिसिस कर रहे हैं और सुन रहे हैं सभी कि इसके पीछे ये कारण रहे। क्लाउड बर्स्ट के जो अभी तक हम कहानियां सुना रहे थे वो तो कारण है, लेकिन इसके अलावा आप बात कर रहे हैं कि इसके अलावा वैज्ञानिक कारणों के अलावा कोई और भी हो सकता है, कुछ ऐसा ही आपका प्रश्न है। जी जी जी। तो वैज्ञानिक प्रश्नों के अलावा जो हम अपनी जो अगर हम अपने संस्कृति या कल्चर के ऊपर हम बात करें तो जहाँ तक देवी देवताओं का जो सवाल है, देवी देवताओं का सवाल ये इस तरीके से बात करता हूँ कि भी यहाँ देव आस्था के ऊपर जो है, देव देवताओं के ऊपर जो विश्वास है लोगों को अथाह है और आस्था भी रखते हैं। आस्था इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है पहाड़ी संस्कृति में जहाँ ये जो देवभूमि है, यहाँ पर आस्था जो है देवताओं पर इसलिए होती है क्योंकि देवता जो लोग हैं ये पूजनीय इसलिए हैं क्योंकि ये हमारे हर एक दुख सुख के साथी होते हैं, समस्याओं के साथी होते हैं। और थ्रू जो है गुर के द्वारा, अब हमारे यहाँ गुर बोलते हैं, अब जगह जगह अलग अलग बोलते होंगे, क्योंकि वो एक गुर जो एक माध्यम है जनता और देवता के बीच में। वो गुर के द्वारा जो है ये तसल्लियां दी गई और दी भी गई है और दी जा रही है और आगे भी वर्षों तक ये ऐसी तसल्लियां दी जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो हम भी आस्था रखते हैं। तो इसके अलावा एक यही एक बात कह सकता हूँ कि जो गुर जो है हमें जो बताता है कि ये 4 दिन के लिए बारिश बंद, या बारिश अर्थात गर्मियों में जहाँ बारिश चाहिए तो वहां बारिश देते हैं, जहाँ बारिश नहीं चाहिए कभी। तो ये घटनाएं जो है यहाँ पर है, इनको मैं भी मानता हूँ कि ये हैं। बिल्कुल जनता जब इकट्ठे हो जाए आस्था के साथ देवता के पास जाएं और अर्ज करें, आराधना करें कि ये बारिश जो है कम हो जाए, तो डेफिनेटली हमने देखा कि ये ऐसा हुआ है। तो ये अपनी अपनी जो
जनता की जो रिक्वायरमेंट रहती है उसके अनुसार हम देवता के पास जाते हैं, ये चीज़ है। और ज़्यादा मैं इसके ऊपर जो है और टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि देवी देवताओं को इन चीज़ों में जो लाना जो है ये ठीक नहीं है। अब पर्टिकुलर देवता के ऊपर मैंने बात नहीं की, सभी देवी देवताओं के ऊपर मैंने आस्था की बात की कि हमारी आस्था है कि ऐसा होता है, हमारे कल्चर में ऐसा है, हम देवता के पास ही जाएंगे कि बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, हम देवता के पास ही जाएंगे कि यहाँ बहुत सूखा पड़ा, कि हमारी ज़रूरतें है, तो हमारे को तसल्ली मिलती है। इसलिए मैं यहाँ देवी देवताओं की बात करी आपके प्रश्न के अनुसार। तो जब आपने ऐसा प्रश्न किया तो अब मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज जो है इन चीज़ों में जो है देवी देवताओं को लाना में ज़्यादा ठीक नहीं। आपने अपना वैज्ञानिक वो जो आपका दृष्टिकोण है वो तो आपने बता दिया। एक और चीज़ ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ये फिर से आम लोगों के बीच में क्योंकि बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि भाई पहले कुल्लू में होता था क्लाउड बस्टिंग का ज़्यादातर, और वहाँ पे क्यों होता था, वो इसलिए होता था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती थी, ट्रैफिक चलता था, तो उस वजह से गर्मी हो गई थी, और गर्मी की वजह से जो इस तरह की चीज़ें हो गई। और अभी कह रहे हैं कि भाई अभी यहाँ पे क्योंकि टूरिज्म का ज़्यादा हो गया है तो इस वजह से यहाँ पे क्लाउड बस्ट हो गया। तो ये रीज़न हो सकता है कि नहीं हो सकता, जो एकदम से वातावरण ज़्यादा गर्म हो गया, या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में बढ़ गई उस वजह से? नहीं, ये जो सारी जो घटनाएं हैं इसके ऊपर मैं इस प्रकार से इस चीज़ को रखना चाहूँगा कि जो ग्लोबल जो विंड का जो पैटर्न है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ विंड पैटर्न भी है, विंड पैटर्न के साथ जैसे जैसे हमारा जो इन चारों स्फीयर की जो मैं बात करता हूँ, चाहे आपका एटमॉस्फेयर हो, चाहे आपका लिथोस्फीयर हो, चाहे हाइड्रोस्फीयर हो, उसके बाद जो चौथा जो बायोस्फीयर है, इस बायोस्फीयर ने ये गड़बड़ किया हुआ है। बायोस्फीयर ने कैसे गड़बड़ किया? क्योंकि एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर जैसे ये एग्जिस्टेंस में आए, इनका ऑरिजिन हुआ, उसके बाद ये अपनी स्थिति में आए और प्रेजेंट तक पहुंचे। इसके साथ साथ एक चौथा जो स्फीयर जो बायोस्फीयर, जब यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियां बनी जीव जंतुओं के लिए, वनस्पतियों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, मतलब हर एक पूरे बायोस्फीयर के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां बनी, तो यहाँ पर इन चीज़ों का आविर्भाव हुआ जिनमें एक इंसान भी पैदा हुआ। तो इस बायोस्फीयर ने अब एक प्रकार की मैं बोलूं कि एक निरंतर जो है आगे ही जा रहा है, हर एक चीज़ आगे ही बढ़ रही है, कुछ चेंजिंग कर रही है। तो उसी तरीके से मानव भी ठीक इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है, परिवर्तन कर रहा है, विकास कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इस बायोस्फीयर में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि जिससे हमारा क्या हो रहा है, हमारा वायुमंडलीय परिस्थितियां परिवर्तित हो रही बदल रही है, और जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान दूसरे जो चीज़ें हैं, बायोस्फीयर की दूसरी चीज़ें हैं, उनको छोड़ करके सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो मानव का ही है इन वायुमंडलीय परिस्थितियों को परिवर्तित करने के लिए। दूसरा महासागरों का भी है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ओशन जो करंट्स जो हैं, ये आम लोगों को पता नहीं है इन चीज़ों का। ओशन जो करंट्स जो हैं ये क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लाइमेट चेंज तक कर सकता है ओशन करंट्स। जब एक बार जो है आपकी ला नीनो चलती है, एक बार आपकी एल नीनो चलती है, तो कई क्षेत्रों का विश्वव्यापी क्लाइमेट चेंज हो जाता है। ये तो एक साइड है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो मानव की बात कर रहा हूं मैं, बायोस्फीयर में जो मानव की जो एक्टिविटीज जो है, इसकी वजह से, क्योंकि सबसे विकसित यही मानव है और सबसे ज्यादा काम यही कर रहा है। जीव जंतु और दूसरी जो चीजें तो अब वो अपने सर्वाइवल के लिए ही लड़ रही हैं और काम कर रही हैं, तो मानव तो अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए कहाँ क्या काम कर रहा है, अपने आप को एक दूसरे से ऊपर, एक दूसरे से आगे जाने के चक्कर में जो है ये इस प्रकृति के साथ क्या क्या कर रहा है, तो उसका जो नतीजा जो है आपको देखने को मिल रहा है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ ये बोलना आवश्यक है कि परिवर्तन तो होगा ही होगा। परिवर्तन का मतलब विकास तो होगा ही होगा, निरंतर चलता ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर मानव ने क्या विकास किया? मानव ने सबसे बड़ा जो विकास किया, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ
कि मानव जो एक सीमित संख्या में सीमित था, संख्या में सीमित था, और जब संख्या में सीमित था तो उसको रहने सहने के लिए भी सीमित जगह की जरूरत रही। और धीरे धीरे जब संख्या में बढ़ती, मीन जनसंख्या, अब सीधी सी बात करूं मैं, जो जनसंख्या धीरे धीरे जो बढ़ती जा रही है, और इतनी अधिक जनसंख्या हो गई आज, 7-8 अरब जो जनसंख्या है विश्व की। तो इस जनसंख्या के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये तो आप बखूबी एक कॉमन मैन भी समझता है, एक साधारण आदमी भी समझता है कि इंसान के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो इतनी अधिक आबादी के लिए एक जो सीमित जगह की बात कर रहा हूं, वो पूरे धरातल पर कहां अपने आप को, अपने जो फुटप्रिंट जो है उसने कहां छोड़े। धरातल तो छोड़ो, धरातल के साथ साथ आसमान में कहां अपने फुटप्रिंट छोड़ दिए। हाँ। इतना विकास की ओर जा रहा है वो, चाहे मंगल यात्रा हो, चाहे चांद की धरती हो, चाहे वायुमंडल में अनेकों प्रकार की विकृतियां, अनेकों प्रकार की डिटोरेशन, जो मैं पहले बात कर रहा हूं कि वायुमंडलीय जो परिस्थितियां हैं, इन वायुमंडलीय परिस्थितियों को परिवर्तित करने के लिए मानव का ही हाथ है। अब चांद और मंगल की धरती से हम नीचे की बात करें, वायुमंडल में ये जो परिवर्तन है, जैसे आप भी बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नेचुरली जब हम इतनी अधिक जनसंख्या के लिए जो है विकास के साथ साथ जो कई जरूरतें जो हैं पड़ रही हैं, तो इनका विकास करेंगे किसके लिए? विलासिता के लिए, ऐशो आराम के लिए। तो उसका प्रभाव जो है सीधे वायुमंडल में पड़ रहा है। चाहे आप गाड़ी मोटरों की बात कर रहे हैं, चाहे जहाजों की बात कर रहे हैं, चाहे समुद्रों में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है भारी मात्रा में, जिसका आम लोगों को पता ही नहीं है, अंधाधुंध ट्रांसपोर्टेशन जो समुद्रों में हो रहा है। तो इस ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हम बात कर रहे हैं कि सीमित क्षेत्र था, अब इतनी अधिक जनसंख्या के लिए कितना क्षेत्र में जो है आदमी आगे जो है अपने आप को एक शेल्टर को विकसित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए कितना विस्तृत रूप से जो है काम कर रहा है, व्यापक रूप से काम कर रहा है। तो जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। और यही अर्बनाइजेशन जो है क्लाइमेट चेंज का कारण है। यही अर्बनाइजेशन क्लाइमेट चेंज का कारण है। वो कैसे? क्योंकि इसी अर्बनाइजेशन से जो है सारी सुख सुविधा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, वायुमंडल से लेकर के, जल से लेकर के, पृथ्वी के धरातल में जो आपके बड़े बड़े उद्योग हैं, उद्योगों के साथ साथ जो बड़ी बड़ी 4 लाइन है, हाईवेज, या कौन से वेज बोलते हैं, जो एक्सप्रेसवेज। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, डेफिनेटली जो है जब ह्यूमन की जो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज जो है, जब हम प्रकृति के साथ जो है इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इनका असर जो है वायुमंडल पर पड़ रहा है। जी, वायुमंडल पर पड़ रहा है। और साथ ही जो है, जैसे आप बात कर रहे हैं, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन हो, चाहे आपका दूसरा जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो, चाहे माइनिंग वर्क हो, तो कई प्रकार की जो एक्टिविटी जो है, इवन कि हमारी जो एग्रीकल्चर हो, जो प्रैक्टिसेस हो, जैसे अब पीछे तो पड़े थे, आजकल तो बंद है, पीछे तो ग्लाइसिल की ओर पड़े हुए थे, ग्लाइसिल के पीछे। तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार की जो ह्यूमन एक्टिविटी, चाहे वो एग्रीकल्चर के फॉर्म में हो, एग्रीकल्चर को हम किस तरह से एक्सपेंड कर रहे हैं, जंगलों को काट करके, डिफॉरेस्टेशन करके हम बाग बगीचे और एग्रीकल्चर की लैंड को ऑक्युपाई कर रहे हैं। और दूसरी ओर से जो हमारा जो अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, यहाँ पर जो है मल्टी स्टोरीज या एक्सप्रेस वेज या 4 लेन जो बात कर रहे हैं हम, तो इस प्रकार से जो ये कंक्रीट जो है, इस कंक्रीट को हम धरती पर जो बिछा रहे हैं, तो इससे तो डेफिनेटली हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल की परिस्थितियां जो है वो परिवर्तित हुई है, और जिससे क्लाइमेट चेंज देखा जा रहा है, क्लाइमेट चेंज देखा जा रहा है। तो यहाँ बात रहती है अब ग्लोबल वार्मिंग की, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो किसका इफेक्ट है? वो ग्लोबल वार्मिंग का ही इफेक्ट है। तो हम बात करें तो
तो इन एक्टिविटीज से वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग जो है एक्सेलरेट हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण ही यही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के बाद ही हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, सभी बोल भी रहे हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है। तो वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग का कारण यही चीजें, यही एक्टिविटीज हैं। इसमें खास करके जो सीएफसी इसका जो रिलीज है क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, क्योंकि ये जो गैसेज है, चाहे मीथेन है, चाहे क्लोरोफ्लोरो, इस प्रकार की जो गैसेज है, ये हमारे वायुमंडल में जो है प्रवेश कर रही हैं। वायुमंडल में प्रवेश कर रही हैं तो ये एक प्रकार से जब हमारा जो सोलर जो रेडिएशन है, खास करके मैं ऊर्जा की बात करूं, जो सोलर जो रेडिएशन है वो सीधे जो है धरती में आती है। सोलर रेडिएशन, अब इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। सोलर जो रेडिएशन है सीधे धरती पर आती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ से जब वापस जाती है, इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या री रेडिएशन। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सोलर रेडिएशन आती है और वो ऑब्जेक्ट कितना ऑब्जर्व करता है, ये उसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस ऑब्जेक्ट के नेचर के ऊपर। जैसे हम बोलते हैं ब्लैक जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्व करता है, और कौन सा रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे व्हाइट है, जनरल एक आम आदमी के लिए बात कर रहा हूं मैं, जो व्हाइट जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्व के बजाय ऑब्जर्व तो करेगा, वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार करेगा, बाकी वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो सोलर रेडिएशन को ठीक जो है उसी प्रकार से यहाँ पर धरातल जो है ऑब्जर्व कर रहा है। धरातल में जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्व करते हैं अपनी अपनी कैपेबिलिटी के आधार पर, और बाकी जो है फिर अगेन जो है ये एनर्जी वापस कहाँ जा रही है, एटमॉस्फेयर में जा रही है, वातावरण में जा रही है। और इसमें बैलेंस बना हुआ है, इस सोलर रेडिएशन में बैलेंस बना हुआ। अगर बैलेंस नहीं बनता तो ये धरती, ये बायोस्फीयर, ये हम लोग नहीं होते। इसमें बैलेंस बना हुआ है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग, और जो भी है, जो भी बजट है वो बराबर है, बैलेंस बना हुआ है। और जी 100 आई 100 ही वापस गई। लेकिन यहां पर गड़बड़ हो रहा है, यहां पर गड़बड़ हो रहा है। ऊपर से सोलर रेडिएशन 100 आई, धरातल के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स या जो भी है ऑब्जर्व किया और रिफ्लेक्ट भी किया, एटमॉस्फेयर ने भी ऑब्जर्व किया, रिफ्लेक्ट भी किया। लेकिन यहाँ बीच में समस्या आ रही है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, या रेलगाड़ियों, जहाजों, एरोप्लेन, या मिसाइलों, या युद्धों, या अनेकों प्रकार की अब बात बोल सकते हैं आप, इनसे निकलने वाला जो धुआं, धूल वगैरह जो है, गैसें जो है, ये उनकी आपके वोल्केनिक जो इरप्शन है, इनसे लोगों को पता नहीं है, ये बहुत बड़े कारण है वायुमंडल में। तो वायुमंडल में इस प्रकार की जो चीजें जो है ये कुछ डेटोरेशन कर रही है। हमारा जो कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है, जिसमें एक बैलेंस क्या है, गैसों का एक बैलेंस है, ऑक्सीजन की मात्रा फिक्स है, आपके नाइट्रोजन की फिक्स है, दूसरी चाहे मीथेन है, चाहे हीलियम है, चाहे नियोन है, चाहे दूसरी जो हल्की जो गैसें हैं फिक्स है, तभी जा करके यहाँ वायुमंडल बना है, तभी जा करके यहाँ हाइड्रोस्फीयर बना है या लिथोस्फीयर बना है। तो वायुमंडल तभी जा करके बना हुआ है, ये एक बैलेंस में बना हुआ है। तो इस बैलेंस में इस प्रकार के जो फैक्टर जो काम कर रहे हैं, खास करके जो हम मानव की बात कर रहे हैं, मानव कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है जिससे बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारी गैसेज जो है रिलीज हो रही, जिसमें सीएफसी जो है एक बहुत बड़ा कारण है, जिसको हम ग्रीन हाउस गैसेज भी बोलते हैं। ग्रीन हाउस जो आपने जनरली, मैं लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ कि जो ग्रीन हाउस आपने, जो ग्रीन हाउस जो चाहे फूलों के हैं चाहे सब्जियों के हैं, जो ग्रीन हाउस सेम उसी प्रकार के ग्रीन हाउस की बात कर रहे हैं कि हमारा वायुमंडल में जो है इस प्रकार की जो सीएफसी गैसेज जब जा रही है वायुमंडल में, तो वो वायुमंडल को जो है ट्रैप कर देती है। जो हम गैसें रिलीज कर रही हैं, जो गैसें रिलीज कर रहे हैं, तो वायुमंडल में परत दर परत जब ऊपर उठती हैं, तो हमारे ट्रोपोस्फियर में जब ऊंचाई में जाती है, वहां एक ओजोन लेयर है, ठीक ट्रोपोस्फियर के साथ स्ट्रेटोस्फियर में जैसे हम जाते हैं, वहां एक पतली थिन सी लेयर है, ओजोन लेयर।
उस ओजोन लेयर को जो है ये गैसें जो है हानि पहुंचा रहे हैं, उसको पतला कर रहे हैं, और वहां के जो ओजोन के जो एटम हैं उन एटम को तोड़ रहे हैं। वो एटम जब नष्ट हो रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ओजोन होल। ओजोन होल। और ओजोन होल क्या होता है? वहां से जो सोलर रेडिएशन डायरेक्टली ओजोन, अदरवाइज हाँ बीच में बात हमने नहीं की, सोलर रेडिएशन जो है डायरेक्ट जो है धरती पर अगर आती तो धरातल पर जो है बायोस्फीयर में बहुत बड़ी एक प्रकार की हानि होती। हाँ, पैराबैंगनी किरणें शायद उनको बोलते हैं। हाँ, ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ, जो अल्ट्रावायलेट रेजिस जो है हाँ। उनको कौन रोकती है? सोलर रेडिएशन की, वो ओजोन लेयर। ये का प्रोटेक्शन का काम करता है। सोलर ये ओजोन लेयर एक प्रोटेक्शन का काम करता है, जिससे हमारा बायोस्फीयर, मानव जो है बचा रहता है सोलर रेडिएशन से, अल्ट्रावायलेट रेजिस से। तो हो क्या रहा है, इस प्रकार की एक्टिविटी से जो ये गैसेज, इस प्रकार की गैसेज जो है यहाँ जब पहुंचती है, यहाँ पर ये एक तो ओजोन के एटम को तोड़ रही है, दूसरा जो ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं हैवी ट्रैफिक फलाना जो ढिमका जो है, इस प्रकार की जो गैसेज जब इन क्षेत्रों में पहुंचती हैं तो ये ट्रैप एक प्रकार का ग्रीन हाउस तैयार कर देती है। तो यहाँ से सोलर रेडिएशन के लिए तो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में जिसमें ये गैसेज हैं, ये जो गैसेज हैं ये यहाँ पर इन्होंने जो ट्रैप किया हुआ है ये उसको रोक देती है, इसको छोड़ती नहीं है, जिससे जो है पृथ्वी का धरातल जो है थोड़ा गर्म महसूस हो रहा है। और ये वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं कि पृथ्वी के धरातल में तापमान या वायुमंडल में तापमान में वेरिएशन देखने को मिली, जो एवरेज जो है 1.5 आंक रहे हैं कि इस प्रकार की चेंजिंग जो है तापमान में रही है। तो उसके पीछे कारण इसी प्रकार की ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग के जो कारण है वो मैंने इस प्रकार से बात की। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। ग्लोबल वार्मिंग से जो आगे जो मौसमी गतिविधियों में जो परिवर्तन देखने को मिले, खास करके वायुमंडल की परिस्थितियां चेंज हुई है, और चेंज होने के साथ साथ आपके इस प्रकार की जो परिस्थितियां बनी है उसके पीछे यही कारण है, क्लाइमेट चेंज ही यही कारण है। कंक्लूजन हम इसी तरह से करते हैं कि क्लाइमेट चेंज निश्चित रूप से जो है एक्सपीरियंस किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू, सर, नमस्कार। आपने हमें वक्त दिया, और आज जो है बहुत अच्छी तरह से जो है हमने इस चीज़ को समझा कि क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं किस तरह से होती है। इसको मास्टर क्लास कहेंगे, मास्टर क्लास कि क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं किस तरह से होती हैं। सर ने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप सब जो है हमें सपोर्ट करते रहिए। कैमरा में साथ जो हमारा कृष्णा भाई ने दिया, और साथ में जो दीपू भाई भी हैं। और आप सबसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये भी निवेदन है कि आप सब जो है वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि बहुत काम की वीडियो है। और आप अगर ज्योग्राफी के स्टूडेंट है तो आपके तो और ज़्यादा काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सब्सक्राइब SI पॉडकास्ट।